तो आइए जो है हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिएगा न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, उसको आप ध्यान से रीड करिए। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए क्या है न्यूमेरिकल, आप ध्यान से देख लीजिए। तो न्यूमेरिकल है हमारा, इन दी सर्किट R1 इक्वल 4 ओम, R2 एंड R3 इक्वल 5 ओम एंड R4 इक्वल टू 10 ओम एंड E इक्वल कितना है 6 वोल्ट दिया है। कितना दिया है 6 वोल्ट। तो इन द गिवन सर्किट R1 की, अब देखिए ध्यान से देख लीजिए, R1 यहाँ पे है और इसका रजिस्टेंस 4 ओम है। R2 यहाँ है और R3 कहाँ पे है, आप देखिए यहाँ पे है। इन दोनों का 5 ओम रजिस्टेंस है और R4 हमारा यहाँ पे डायगोनल में, इसका कितना 6 है और यहाँ पे जो बैटरी जा रही है इससे 6 वोल्ट जो है जा रहा है। ठीक है, बैटरी से कितना 6 वोल्ट जा रहा है। वो पूछा क्या, वो देखना हम लोग को पूछा है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट इन ईच रजिस्टर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकालना है, इक्विवेलेंट हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना, दिख रहा है क्या निकालना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और साथ में क्या करना है हमको, और करंट निकालना है। यहाँ से देखिए करंट निकालना, किस में निकालना करंट, सभी रजिस्टर वाले में, सभी रजिस्टेंस में, सभी रजिस्टर में कितना करंट ये बताना है और हम लोग को क्या करना है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने एक पार्ट लिखा, दूसरी तरफ हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन का सलूशन। देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसको आइडेंटिफाई करके पहचानिए कि आप लोग, ये वाला दिख रहा है कि नहीं, क्वेश्चन का जो फिगर है वो दिख रहा है ना, तो दिख रहा है ना। ठीक है, चलिए तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जब यहाँ से हमारा करंट चलेगा यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से देखिए यहाँ से चला, फिर यहाँ जाके इधर और इधर बढ़ गया। तो मतलब यहाँ पे एक बार पैरेलल हुआ, फिर ये यहाँ चल के यहाँ और यहाँ बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा। तो एक बार यहाँ एक बार है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाला पूरा हमारा पैरेलल है। ठीक है, किसमें, तो इस वाले में टोटल पैरेलल। इसलिए हम क्या करेंगे, तो हमारा R पैरेलल इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखेंगे 1/R इक्वल टू, नीचे से लेते हैं 1/RP, मतलब पैरेलल इक्वल टू 1/, यहाँ कौन कौन सा रजिस्टेंस देख लीजिए, तो R2 है, R3 है और R4 है। तो R2 R3 प्लस R4 ये हमारा क्या है, रजिस्टेंस है। ठीक है, कौन कौन सा रजिस्टेंस है, R2 है, R3 और कौन सा है, R4 है। ये रजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे। तो इनकी वैल्यू हमने देखिए पहले से, R2 की वैल्यू कितनी है देखिए, तो 5 है। कहाँ से, यहाँ से देखिए, ये R2 R3 की वैल्यू भी कितनी है, 5 है और R4 की वैल्यू यहाँ से 10 है। देखिए ये हमारा हो गया 1/10। तो 1/RP इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो देखिए एलसीएम हमारा आएगा, एलसीएम तो 10 आ गया दोनों सबका, इसका एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। तो अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ से 5 5 10 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 + 1 हो गया। तो 1/RP इक्वल कितना हो गया, ये हो जाएगा 5/10 और इसको काटेंगे अगर तो 1/2। इसका मतलब RP की जो वैल्यू है 2 जो है कितना हो गया, 2 ओम आ जाएगा। इसका रजिस्टेंस कितना हो गया, तो पैरेलल वाले का जो रजिस्टेंस है वो कितना हो गया, तो 2 ओम। अब हम लोग को देखिए इसके साथ सीरीज करना है, तो टोटल रजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रजिस्टेंस क्या होगा, तो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो R चाहे हम लोग डैश लिखे चाहे टोटल है, तो या R ही लिख देते, R इक्वल कितना हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा कितना, ये R1 और प्लस कितना होगा RP। तो R1 की वैल्यू कितनी है, तो हमारी R1 की वैल्यू देखिए वहाँ पर कितनी है, 4 है और प्लस यहाँ पर कितना 2 हो गया। तो R की जो वैल्यू है 6 ओम आ गई। ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। देखिए एक इसमें पूछा था, सबसे पहले क्या पूछा था कि टोटल इक्विवेलेंस क्या होगा, तो टोटल इक्विवेलेंट हमारी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो देखिएगा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, तो दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है एकदम करेक्ट है, सही दिख रहा है, लाइट भी सही। तो चलिए देखिए
इसलिए देखना पड़ता है ना कि अच्छे से दिखे, आप लोग कोई दिक्कत ना हो। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो आपकी आ गई कितनी, तो 6। अब देखिए इसमें आगे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बोला है तो हम लोग को सब में, ये R1 में, R2 में, R3 सब में क्या करना है, करंट बताना है कितना जाएगा। तो आप सबसे पहले हम लोग को करना है कि देखिए करंट दो पार्ट में है, इतना अलग है इतना, इसका मतलब है टोटल करंट पहले इसमें जाएगा जितना, ठीक है। R1 में क्या होगा, टोटल करंट पास करेगा, तो इसको इरेज करने की वजह हम क्वेश्चन को इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पे जगह है उतना करते हैं, ऊपर भी जगह लग रहा है, तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है B इक्वल टू आई इंटू आर हो जाए, यही ना। तो क्या निकालना है, B इक्वल टू आई इंटू आर, तो I इक्वल कितना होगा, B अपान कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। B की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट है, और R की वैल्यू 6 हो गया। इसका मतलब टोटल करंट कितना फ्लो किया, 1 एम्पियर का हमारा करंट फ्लो किया। सबसे पहले पूरे सर्किट में करंट ना कितना फ्लो कर दिया, 6 एम्पियर का करंट हमारा जो है पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो किया, तो 1 एम्पियर का पूरे सर्किट में करंट फ्लो करने लगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो ये बात आ गई। अब चलिए यहाँ देखिए हमारा क्या है, जो वोल्टेज यहाँ पे हो कितना वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये वोल्टेज हमारा कितना है, तो हम लोग अगर V की वैल्यू अगर यहाँ से देखिए R की वैल्यू कितनी है, तो हमें क्या करना होगा, ये हमने टोटल निकाल दिया टोटल से। अब देखिए यहाँ तक तो टोटल हो गया, ये टोटल जो है करंट हो गया, और टोटल रजिस्टेंस की वैल्यू लेके हमने करंट का पता कर लिया कि टोटल सर्किट में कितना या बैटरी से कितना करंट जा रहा है, ये समझिए। अब क्या करेंगे, इसको बारी बारी से हम लोग इधर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, R1 वाले में कितना वोल्टेज होगा, तो V1 इक्वल टू अगर हम निकालें I इंटू R1 हो जाएगा। तो V1 इक्वल टू आई की वैल्यू, R1 की वैल्यू 4 है, तो V1 जो है कितना होगा, 4 वोल्ट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि R1 रजिस्टेंस में, ये वाले में R1 वाले में जो है, इस R1 वाले में कितना जो है वोल्टेज होगा, तो हमारा वोल्टेज जो होगा कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया हमारा, तो यहाँ पे आ गया 4 वोल्ट, ठीक है। और करंट कितनी जाएगी इसमें, तो करंट इसमें पूरी 1 एम्पियर की जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है जो करंट होगा R1 वाले में, जो करंट होगा वो कितना होगा, तो R1 वाले में 6 वोल्ट में करंट कितनी जाएगी, तो यहाँ I1 करंट कितना होगा, तो 1 एम्पियर का होगा, ये 1 एम्पियर करंट, ठीक है। अब क्या होगा, यहीं से करंट बढ़ जाएगा। देखिए फिगर है, ये फिगर करंट बढ़ेगा, ध्यान से दिखिएगा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, रजिस्टेंस लिख रखा है, ये यहाँ से लिया, ठीक है। या सोल्यूशन वाला पार्ट इरेज कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ से इतना इरेज कर दिया, ये यहाँ पे बच गया, ठीक है। अब क्या करना हम लोग को, R1 की, अब इसमें आ जाइए इस वाले में, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ से बटेगा। अब पोटेंशियल सबसे पहले V की वैल्यू हमारी V1 तो जा चुकी है 4 वोल्ट, किस में जा चुकी है, तो 1 वाले में जा चुकी है। अब आगे जब बढ़ेगा तो हमारा जो V निकलेगा, या V2 की बात करेंगे, 6 माइनस 4 हो जाएगा, 2 वोल्ट ही खाली बचा है जो इन सब में जाएगा, ठीक है। कितना बचा है, 2 वोल्ट बचा है जो इन सब में जाएगा, और 2 वोल्ट की वैल्यू जाएगी। तो आप देखिएगा इसमें वैल्यू देखिए, R2 और R3 की वैल्यू कितनी है, तो 5 है। तो अगर हमें क्या निकालना है, करंट निकालना, तो V इक्वल टू अगर हम IR की बात करें, ठीक है, या IR2 की बात करें, तो V की वैल्यू 2 लेंगे, I की वैल्यू हमें निकालना है किसमें, इस वाले कंडीशन में। चले कह सकते हैं कि 2 की जो वैल्यू होगी, I2 की कितना हो गया, R2 और R3 की वैल्यू सेम है, तो R2 R3 वाले में I2 जाएगा, और इसकी जो वैल्यू हो गई R2 की कितनी है, तो 5 हो गई। तो I2 जो करंट है वो कितना होगा, तो 2/5 एम्पियर होगा, ठीक है। किस में, तो ये जाएगा हमारा R2 और R3 वाले में जो करंट जाएगा वो कितना आएगा, 5 जो है 2/5, इसमें जो करंट जाएगा वो जाएगा कितना, ये 5 वाला है, और इसमें करंट जो जाएगा वो जाएगा हमारा कितना, तो 2/5 एम्पियर करंट जाएगा। आया समझ में। तो इस वाले में यहाँ जो है, इसमें और इसमें क्योंकि पैरेलल है, इसमें क्या होगा, करंट सेम जाएगा, वो कितना जाएगा, 2/3। बचा क्या हमारा, एक और वैल्यू बच गया, क्योंकि पोटेंशियल पैरेलल सब में सेम जाएगा। तो अब बच गया I4 की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लेते हैं V2 इक्वल टू कितना होगा, I3 इंटू R कितना है, 4 है, ठीक है, कितना है, R4 है।
तो देखिएगा ध्यान से आप, तो यहाँ पे V2 की वैल्यू 2 है, I3 की वैल्यू नहीं पता है, R4 की वैल्यू 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, I3 निकालने के लिए 2/10 कर देंगे, इसको काटेंगे तो 1/5 एम्पियर की करंट जाएगी किसमें, तो R4 वाले में जो है R4 वाले में कितना जाएगा, तो R4 वाले में करंट जाएगा 1/5 एम्पियर। ठीक है ना। तो कोई डाउट नहीं ना, आप लोग देख लीजिए ध्यान से, अगर कोई डाउट है तो बताइएगा। तो देखिए ध्यान से ये, ठीक है ना। तो आइए एक बार हम लोग और समझ लेते हैं इसको क्या है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या, फटाफट देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा सर्किट है, ठीक है ना। ये देखिए सर्किट 6 वोल्ट की बैटरी लगी है और यहाँ से क्वेश्चन में ही दिया है I1 करंट है, R1 रजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आके पैरेलल हो गया R2 हो गया और यहाँ फिर पैरेलल हो गया R4 R3 हो गया, और सबकी वैल्यू R1 की वैल्यू 4 ओम दिया है, R2 और R3 की वैल्यू 5 ओम दिया है, R4 की वैल्यू 10 ओम दिया है, और यहाँ इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालना है। तो ये पूरा जो दिया है R2 R3 R4 ये पूरा एक साथ क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल का फार्मूला लगा के हम लोग निकाले तो 6 ओम वैल्यू आ गई, नहीं पैरेलल का निकाले 2 आया, और जब इसके साथ ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। 6 ओम आ जाएगा तो हम लोग ये सबसे पहले निकालेंगे कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट से, मतलब बैटरी से कितना सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो हम लोग देखें जो है टोटल करंट कितनी है, तो 1 एम्पियर की। अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग देखें सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होता है। तो यहाँ से और ये पूरा मिलाएंगे तो पूरा सीरीज में आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू लेंगे, पहले इसका निकाल लें, इसका हम लोग निकाले तो यहाँ पे क्या 4 वोल्ट की वैल्यू जो हो गई वो देखिए 4 वोल्ट वाले में पहले में 4 वोल्ट चला गया, और दूसरे इसमें कितना जाएगा, तो जो बचा है 2 वोल्ट वही जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ पहले की करंट तो वही आएगी जो 1 एम्पियर, दूसरे वाले में जैसे ही लेते हैं अब यहाँ अलग अलग लेंगे। तो 2 और 3 का 2 R2 और R3 का सेम है, तो इसलिए क्या करेंगे V = IR लिखेंगे। V की वैल्यू 2, जो बचा हुआ 6 में से 4 सप्टे 2 बच गया था, IR की वैल्यू कितनी है, 5 है, डिवाइड कर देंगे तो इतना जो है किस में जाएगा, R2 R3 वाले में 2/5 ओम जो है एम्पियर करंट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, क्योंकि ये सब तीनों सब पैरेलल है, पैरेलल की वजह से क्या होगा, इस वाले रजिस्टेंस का लेंगे तो 2 यहाँ ये 2 वोल्ट बैटरी से यही जा रहा है, 2 वोल्ट इसमें जाएगा, I3 × 10 डिवाइड करेंगे तो ये 1/5 एम्पियर इसमें जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। देखिए तो चलिए जो है आप लोग ऐसे करिए, ठीक है ना। तो आइए जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, मैंने किस ईयर में CBSE बोर्ड क्या है वो लिखा है। तो ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन, कब का है, 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या है, डिफाइन टर्म करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी किससे करते हैं डिनोट, J से करते हैं। तो सबसे पूछे, जैसे चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा, वैसे करेंट डेंसिटी क्या होता है, J होता है, सिग्मा और J होता है जैसे। तो यहाँ क्या है, डिफाइन द टर्म करेंट डेंसिटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, मतलब किसी मेटेलिक कंडक्टर का करंट डेंसिटी को डिफाइन करना। एक तो ये हो गया, डिड्यूस द रिलेशन कनेक्टिंग करंट डेंसिटी J एंड कंडक्टिविटी सिग्मा ऑफ द कंडक्टर व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। मतलब ये उसके बाद हमको फार्मूला बनाना है J में सिग्मा में E के साथ लेके, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमको डिफाइन करना है कि व्हाट इज जो है करंट, क्या है करंट डेंसिटी, व्हाट इज डिफाइंड, मतलब फर्स्ट क्या है डिफाइन करंट डेंसिटी, उसके बाद क्या करना हमको, और एक फार्मूला बनाना है जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में हम लोग प्रूफ जानते हैं, और उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले करना है कि व्हाट इज, ठीक है, करंट डेंसिटी। तो हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी J, ठीक है। करंट डेंसिटी सबसे पहले क्या लिखेंगे, करंट द रेशियो ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग
करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्या बोला, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल से जितना जो है पर यूनिट एरिया से करंट पास करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो करंट डेंसिटी। तो J इक्वल टू होता है I बाई कितना हो जाता है A, क्या होता है J इक्वल टू हो जाता है कितना, I बाई A होता है। तो अगर यूनिट की बात करें तो एम्पियर अपान क्या होगा, मीटर स्क्वायर, मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी हो जाएगी यूनिट। एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या हो गया, तो करंट डेंसिटी का जो यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर था। तो और ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो दो चीज़ पता चला, इसकी यूनिट ये है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग जानते हैं रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट एरिया ऑफ मेटेलिक वायर, जिससे पास करता है उसकी यूनिट एरिया से डिवाइड कर देंगे, हमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये डिफिनीशन हो। अब देखिए हमें क्या करना है, रिलेशन सेटअप करना, क्या करना है, रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन आप देखिएगा ध्यान से, रिलेशन कैसे बन सकता है। तो देखिएगा हम लोग डिफिनीशन इसको इरेज करते हैं, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, आया समझ में। या तो इसको हम चलिए इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। पूछा क्या, आप समझ ही गए होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, एक तो फॉर्मूला हम लोग पाई गए J इक्वल I बाई A। तो अगर हम यहाँ से बात करें I इक्वल टू NEABD, क्या होता है, I इक्वल NEABD, ये करंट की वैल्यू होती है। हम लोग जानते हैं कि करंट इक्वल कितना होता है, तो NEABD इसका प्रूफ करने के बाद ये फॉर्मूला आ जाता है कि I इक्वल, इसका मतलब किसी वायर में, किसी मटेरियल कंडक्टर्स में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो उसमें जो करंट फ्लो करता हो, N मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मतलब है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, A मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, BD का मतलब है क्या, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं एवरेज मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या होगा, NEABD हो गया इसकी वैल्यू। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग प्रूफ किए थे इसके पहले, किसका किए थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रूफ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रूफ अगर आपको याद आ रहा होगा तो हल्का से मैं आपको याद दिला दूं, उसमें आया था A टाउ। ठीक है, कितना आया था, F A इज इक्वल, या तो कह सकते हैं ये जो वैल्यू आई थी फोर्स इक्वल टू आई थी, और फोर्स इक्वल MA इक्वल टू फोर्स इक्वल, देखिए यहाँ पे आ गया था हम लोग का कितना, नहीं ये आ गया था हम लोग का A और यहाँ टाउ आ गया था। ठीक है, और यहाँ से लिखेंगे M इंटू फोर्स इंटू डिस्प्ले F इक्वल टू MA इक्वल टू A टाउ, और यहाँ पे ये जो, अच्छा एक मिनट फिर से, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आई थी A टाउ आई थी, याद आ रहा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू आई थी A टाउ आई थी, और F इक्वल जो, अगर फिर से आपको अच्छे से दिखा दूँ, चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए I इक्वल NEABD होता है। तो हम लोग प्रूफ किए थे जब, तो हम लोग का आया था कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, E होता है। ठीक है, फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कितने की इक्वल होती है, E मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ लिखेंगे MA इक्वल टू E, और यहाँ कितना होगा, ये E हो गया, ये MA की वैल्यू। तो A इक्वल टू अगर हम बात करें तो E अपान कितना हो जाएगा, अपान हो गया M। ठीक है ना, तो ये तो एक पार्ट हो गया। अब देखिए फिर से BD की वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी, A टाउ आई थी। तो यहाँ से A की वैल्यू जब निकालेंगे तो BD अपान टाउ हो जाएगा। ठीक है, इस A की वैल्यू निकाल के अगर हम यहाँ रख दें तो ध्यान से देखिएगा, अगर इक्वेशन बनाए तो ये फर्स्ट हो गया, मान लीजिए ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया। तो सेकंड थर्ड से अगर लेंगे तो BD अपान टाउ इज इक्वल टू E अपान कितना हो गया, M हो गया।
तो बी डी की जो वैल्यू आएगी ई अपान एम और यहाँ पे टाउ आ गया, यही वैल्यू ले जा के फोर्थ से हम क्या करेंगे, इसी फर्स्ट में रख देंगे। तो देखिए जैसे ही रखते हैं हमारा वैल्यू क्या आएगा, तो आई इज इक्वल टू बन क्या आएगा हमारा एन ई ए और बी डी की वैल्यू ई टाउ अपान एम। ओके, अगर हम इस ए को इस तरफ कर दे आई बाई ए तो ये बनेगा एन, ध्यान से देखिए एन, और ई से ई मल्टीप्लाई होकर ई स्क्वायर हो गया, और यहाँ से हमने कर दिया टाउ अपान एम और इसको हमने कर दिया क्या, ई लिख दिया बाहर। ठीक है, आया समझ में। तो ये हमारा ध्यान से देखिए आई बाई ए क्या होता है, जे हो गया, आई बाई ए इक्वल टू दे आई बाई ए इक्वल टू कितना हो गया, जे हो गया। तो अगर हम यहाँ पे दिख रहा है तो जे इक्वल लिख सकते हैं आई बाई ए अपान, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, जे इक्वल टू आई बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपान एम और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ई। ओके, अब ध्यान से ज़रा देखिए आप, तो ये हम लोग जानते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू होती है, ये किसकी होती है, तो ये 1/रो की होती है, मतलब रजिस्टिविटी की ये वैल्यू होती है। किसकी होती है, रजिस्टिविटी की वैल्यू होती है। तो रजिस्टिविटी का उल्टा हम लोग जानते हैं कंडक्टिविटी होता है। तो देखिए हमारा प्रूफ इस तरीके से जे ई में क्या हो गया, जे सिग्मा ई में रिलेशन आ गया। आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, तब फिर आगे हम एक बार और समझा देते हैं आपको, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं तब आपको मैं बताता हूँ। ठीक है ना, देखिए दिख रहा है ना, तो आपको देखिए क्लियर दिख रहा है ना, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। हाँ, तो देखिएगा, तो सबसे पहले फिर से एक बार समझाता हूँ मैं आपको। देखिए सबसे पहले इसलिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन इरेज किया है, क्वेश्चन में पूछा है डिफाइंड करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी हम लोग को याद होनी चाहिए। करंट डेंसिटी जो होती है वो हमारी होती क्या, करंट डेंसिटी सबसे पहले, तो करंट डेंसिटी जो होती है हमारी वो होती है हमारी जे। तो द रेशियो ऑफ अमाउंट आप क्या होगा, करेंट क्या होगा, थ्रोइंग पर यूनिट क्या है, पर यूनिट एरिया या पर यूनिट कंडक्टिंग एरिया, पर यूनिट क्या होगा, एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे जे इक्वल आई बाई ए हो गया। ए मतलब इसका यूनिट आई का होता है एम्पियर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर या इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे चलिए, इसमें बोला है कि रिलेशन दिखाना, जे सिग्मा ई में रिलेशन दिखाना। तो हम लोग जानते बाय द डिफिनीशन आई इज इक्वल एन ई ए बी डी, ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थे बी नो दैट आई इक्वल इतना, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ए मतलब जो है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कैपिटल ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो वायर होगा जो भी होगा उसका एरिया है, बी डी क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिप वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अगर किसी मेटल या किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो जो फोर्स लगता है वो F इक्वल ई लग जाता है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक चीज़ याद रखेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता उसी डायरेक्शन में भी क्या होता है, हमारा जो है करंट डेंसिटी भी उसी डायरेक्शन होती है। ठीक है, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होता है। तो F इक्वल हम लोग जानते हैं एम में होता है और ई है। तो ए की वैल्यू एक्सीलरेशन निकालने का मतलब किस वेलोसिटी से क्या कैसे एक्सीलरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ए इक्वल ई अपान एम हो गया। इसको रोकिए, और हम लोग जो प्रूव किए थे डिप वेलोसिटी का पीछे वाले वीडियो में, तो डिप वेलोसिटी इक्वल ए टाउ होता है। तो उसके बाद क्या ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी डी अपान टाउ हो जाएगा। ए दोनों इक्वेशन में दिख रहा है, कंपेयर के फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ ए की जगह लिखेंगे बी डी अपान टाउ, ई अपान एम यहाँ रखेंगे, और बी डी निकालना, टाउ इधर चलाएगा, ई टाउ अपान एम हो गया। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन 4 बना है बी डी की वैल्यू ले जाके फर्स्ट इक्वेशन में इसी बी डी की जगह रख देना है। तो जब रखेंगे तो ये इतना हो गया, और ई से हम ए को इसके नीचे कर दे, आई बाई ए हो गया एन, और यहाँ से क्या होगा, ई 2 बार है, ई स्क्वायर होगा, टाउ वैसे एम अपान ई हो गया। और ये हम लोग जानते पहले से कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, वो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो है कितना हमारा एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ। ये हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले से आ चुकी है, इतनी रेजिस्टेंस की है। तो इसका मतलब उसका उल्टा होगा, तो
तो ये क्या होगा, उसका उल्टा होता हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये इसका मतलब। अब क्या करेंगे, और 1 अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है कंडक्टिविटी, तो ये कितना होगा, चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन आ गया। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। ठीक है, ओके। तो आइए जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन मैं इसलिए एक तरफ लिख देता हूँ कि आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। क्या है, इन दिस सर्किट, ये फिगर है, पहले देखिए। इन दिस सर्किट, सर्किट ये रहा, बोला है R1 की वैल्यू 4 ओम, लिख भी दीजिए इस बार 4 ओम, R1 की वैल्यू 4 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है, तो और R3 की वैल्यू कितनी है, दोनों मिला के 15 ओम है, दोनों मिला के 15 ओम है, मतलब दोनों मतलब अलग अलग 15 है। R4 की वैल्यू जो ये है वो कितना है, 30 ओम है। ठीक है, और करंट दिखा, R1 इसमें जाता है, R2 इसमें जाता है, R3 इसमें, R4 इसमें जाता है। तो पूछा है, अभी मैंने एकदम ये इसके पहले जो लगवा सेम ऐसे ही लगेगा। ये देखिए, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है और करंट ईच केस में पूछा। तो ऐसे में थोड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों को, ऐसे कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए कुछ नहीं, आप आसानी से कर सकते, बस प्रैक्टिस चाहिए आपकी। तो चलिए हम लोग करते हैं क्या, सबसे पहले इक्विवेलेंट देखिएगा। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला, तो हम लोग अभी अभी किए हैं, तो देख लिए फटाक से हो जाएगा। ये वाला देखिए, जब यहाँ से करंट ऐसे चलेगी ना, तो यहाँ एक बार बढ़ जाएगी, एक बार यहाँ बढ़ जाएगी, तो ये बटी तो सब एक साथ पैरेलल में आ जाएगा। तो इसलिए 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ये सब हमारा किस में है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया। तो देखिए R2 R3 R4, R2 R3 R4 की वैल्यू देखिए, R2 की वैल्यू कितनी लिखा है मैंने, तो R2 की वैल्यू आपकी हो गई 15, और R3 की वैल्यू कितनी है, तो ये भी 15 है, और R4 की वैल्यू कितनी है, तो ये 30 है। तो हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लेंगे तो देखेंगे आप कितना आ जाएगा, तो 30 एलसीएम होगा, 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ, तो कुल मिला के कितना होगा, 5/30 हो गया, कट के 1/6 आ जाएगा। तो आरपी की जो वैल्यू होगी वो 6 जो है हमारी ओम आ गई, सिर्फ आरपी की। जब इसमें ये R1 ऐड कर देंगे, टोटल रजिस्टेंस होगा। तो टोटल अगर रजिस्टेंस की बात करते हैं हम, तो हमारा टोटल रजिस्टेंस अगर R मान ले तो R1 प्लस RP हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू कितनी है, तो देखिए यहाँ 4 है, और प्लस RP की वैल्यू कितनी है, तो आ चुकी है 6 है। कुल मिला के 10 ओम रजिस्टेंस आप देखें कि आपका 10 ओम रजिस्टेंस आ चुका है। ठीक है, तो अब देखिए ये 10 ओम है। हम लोग से बैटरी से कितना देखिए वोल्टेज जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ईएमएफ बैटरी कितना है, 12 वोल्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले V = IR लगाएंगे और करंट निकालेंगे V/R से। 10 वोल्ट की बैटरी है और टोटल रजिस्टेंस कितना, इतना है, तो 1 एम्पियर। यहाँ पर भी सेम कंडीशन आ रही है, I की वैल्यू जो होगी वो सर्किट में N एम्पियर, मतलब जो हम लोग का यहाँ से करंट जा रहा है EMF मतलब बैटरी से, वो 1 एम्पियर के पूरे सर्किट में जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो इतना 1 जाएगा वो R1 वाले में तो यही जाएगा। ठीक है, R1 वाले में 1 एम्पियर जाएगा। अब क्वेश्चन को नई रेज करते हो हम, R1 वाले में कितना एम्पियर चला गया करंट, तो 1 आ गया। अब देखिएगा क्या करना है, तो इसका मतलब ये होगा V1 = I × R1 लेंगे, तो V1 की वैल्यू निकालनी होगी, तो 1 हमारा करंट चला गया, R1 कितने का रेजिस्टेंस 4 का है, तो V1 = 4 वोल्ट, तो यहीं चला गया। ठीक है, इसका मतलब है जो पहला रजिस्टेंस R1 है उसमें कितना वोल्ट चला गया, तो 4 वोल्ट का उसमें चला गया। ठीक, अब बचा कितना वोल्ट आपके पास, 6 वोल्ट बचा है। तो देखिएगा ध्यान से, अब कितना बचा है, ये 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है, कितना बचा है तुम्हारे पास, तो इसको इरेज कर दे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा कितना बचा हमारे पास, तो कुल मिला के हमारे पास बच गया कितना वोल्ट, 6 वोल्ट और बचा है, यही ना, 6 वोल्ट बचा है। अब 6 वोल्ट में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास दो रजिस्टेंस है, R2 वाले और R3 वाले, वो 15 ओम के थे। ठीक है, उसमें क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो V2 = अगर हम R क्या निकाल ले, R2 लिख दिया, R2 I R3 दोनों एक ही थे,
तो आई की जो वैल्यू आएगी इस केस में, I1 लिखे तो I1 लिख दीजिए, तो V2 अपान कितना हो जाएगा, तो R2 हो जाएगा। तो या V2 अपान कितना होगा, R3, दोनों एक ही चीज़। वैल्यू कितनी होगी 6 और अपान कितना होगा 15 से डिवाइड कर देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, तो 2 अपान कितना हो गया 5 आ गया, यही ना। डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में कितना हो गया 4 5 20, ठीक है, 4 एम्पियर कितना होगा 0.4 एम्पियर हमारी क्या होगी करंट आ गई, ठीक है। तो ये कितना हो गया, किस में आ गया I2, मतलब R2 और R3 पे कितना करंट गया, तो 0.4 एम्पियर का करंट इसके पास गया। अब कौन सा बच्चा है, एक बीच में R4 है, तो R4 के लिए हमको क्या करना है, R4 वाले का भी वोल्टेज वही है, तो V2 इक्वल कितना होगा I2 मान लो ले लिया और R4 ले लिया, तो I2 की वैल्यू निकालनी V2 अपान R4 से। V2 की वैल्यू 6 है क्योंकि पैरेलल में है तो यही रहेगा, और R4 की वैल्यू 30 है, तो इससे इसे काटेंगे 6 से तो 5 जा, और 5 जा का मतलब कितना हो गया 0.2 एम्पियर। तो ये हमारा 0.2 एम्पियर की करंट आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है पूरे सर्किट में, और किस तरीके से डिवाइड हो गया, तो ये करंट की वैल्यू को निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो आया समझ में, एक बार और देख लेते हैं। तो चलिए एक बार ओरल समझ लेते हैं। देखिए क्या क्या करना था हम लोग को सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग को करना है ये कि ये सामने दिख रहा है जो तीनों लास्ट में फिगर में थे, फिगर आप लोग देख लीजिएगा, उसमें तीनों का पैरेलल निकाल देंगे। एक 15 एक 15 एक 30 है, यहाँ एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, तो 15 2 जा 15 2 जा 13 1 जा, तो आ गया 5 पान 30, 5 से 30 काटेंगे 6 आएगा, या पान में है तो आरपी इक्वल टू पैरेलल में 6 आ गया। अब हमको टोटल निकालना, तो R1 प्लस आरपी ऐड करेंगे तो 10 आ गया। अब टोटल करंट सर्किट से या क्या कर सकते हैं, सर्किट में कितनी फ्लो कर रही है, तो 10 वोल्टेज अपान क्या होगा रेजिस्टेंस डिवाइड कर देंगे तो 1 एम्पीयर। यही जो करंट है वो किस में जाएगा, तो 4 ओम वाले रेजिस्टेंस में R1 में चला जाएगा। जब R1 में 4 ओम चला रहे, क्या रहे 4 वोल्ट जो है रेजिस्टेंस चला गया, इसका मतलब वोल्टेज चला गया, तो बचा कितने वोल्ट 6 वोल्ट। उस 6 वोल्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना, 3 पार्ट में से कितने डिवाइड करना है, तो 2 सेम वाले हैं, इन दोनों में कितना जाएगा, तो 0 पॉइंट यहाँ से फॉर्मूले से रखेंगे 0.4 0.4 कितना होगा 0.4 0 पॉइंट कितना हो गया 8 हो गया, देखिए, और प्लस इसके लास्ट वाले में कितना 0.2, देखो ऐड करेंगे तो कितना होगा 1 एम्पियर फिर से। इसका मतलब यही हुआ ना कि सीरीज में क्या होता है करंट सेम होता है, तो R1 में 1 है तो उन तीनों का मिला के भी 1 ही आएगा, तो इसलिए ये समझ जाइए कि आंसर करेक्ट है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है, अभी अभी मैंने जो है देखिए पीछे वाले में कराया है आपको, ठीक है, तो देखिए इसमें सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, तो मैं करा देता हूँ, सोचता हूँ। ये देखिए 2016 में ये जो है CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में, इसलिए देखिए जो करा रहा हूँ जो पेपर में आया है बस मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा, उसके अलावा मैं कोई क्वेश्चन अभी नहीं कराऊंगा, NCERT का कराऊंगा एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिप्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या है, हमें डिप्ट वेलोसिटी का क्या करना है, फार्मूला प्रूफ करके दिखाना। दूसरा क्या बोला, हाउ डज डिप्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटेलिक कंडक्टर वेरी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सप्लेन। मतलब बोला है कि डिप्ट वेलोसिटी पे अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो डिप्ट वेलोसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूफ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले क्या करना, देखिए यही दिख रहा तो फिगर बनाता हूँ, चलिए देख ले। हम लोग क्या करते हैं, मान ले कोई एक ऐसे कंडक्टर ले लेते हैं, जैसे ये कंडक्टर, ठीक है, तो ये कंडक्टर हो गया हमारा, ठीक है, और यहाँ पे ये है हमारा कंडक्टर, देखिए कंडक्टर हो गया। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है देखिए हमारा, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है, किसी बैटरी से जोड़ दिए, अगर ऐसे करके इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जब तक करंट का डायरेक्शन देखिए, अगर इधर से जोड़े हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। और जो लेंथ है कंडक्टर की वो L मान ले, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने एयर मानिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे होंगे वो इस तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के
अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, बात समझ रहे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए सबसे पहले जो थ्योरी आती है तो ये माना जाता है कि अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान ली ये कंडक्टर हमारे पास है, ये कंडक्टर है, तो हम लोग जानते हैं अगर इसमें कंडक्टर होगा तो कंडक्टर क्या होता है, गुड जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या होता है, गुड फ्लो कर सकती है। मतलब कंडक्टर जिसमें क्या हो, करंट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो करती है, उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, दो सब्सटेंस कैन ईजिली फ्लो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टर। तो जो जिसमें क्या, या मेटल भी बोल सकते हैं, मेटल में भी ऐसा होता है। तो वे सब्सटेंस जिसमें क्या हो, करंट और क्या चला जाए आसानी से, हीट, दोनों पास हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंडक्टर, या मेटल भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये कंडक्टर है। अब देखिए कंडक्टर जब होगा तो इसके अंदर पहले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। कोई भी कंडक्टर होगा तो उसके अंदर क्या फ्री होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। जब क्या होगा, अगर इस हम कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखेंगे तो जो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखिए जैसे यहाँ पे हमने शेप बनाई है, जैसे ये हमारा मेटल है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मान ले इधर जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका अपोजिट, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, फिर दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, दूसरा ऐसे। इसमें होगा क्या, ओवरऑल जो होता है, ओवरऑल जो होता है मेटल क्या होता है, ओवरऑल जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर जो होता है न्यूट्रल में आ जाता है, न्यूट्रल हो जाता है इसलिए। ठीक है, क्या होता है, न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जिगजैग मोशन होता है। क्या होता है, जिग जैग कह सकते हैं, या तो क्या होता है, रैंडम मोशन होता है। ओके, तो जिगजैग मोशन होगा या तो रैंडम मोशन। जब जिगजैग या रैंडम मोशन होगा तो ओवरऑल जो होगा वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसका मतलब हम लोग इसको अब आते हैं, हम लोग इसको आगे अपने फॉर्मूले में इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो जो हम U1, U2, U3 प्लस एंड सो ऑन UN, उसका जो एवरेज लेंगे वो क्या होगा, 0 होगा। अभी बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी मेटल या कंडक्टर को नहीं रखते हैं तो ओवरऑल जो वेलोसिटी हो कितनी हो, क्या होती है, 0। इसका मतलब U1, U2 मतलब होगा जो पहला इलेक्ट्रॉन उसकी वेलोसिटी इनिशियल U1, दूसरा U2, तीसरा U3, ऐसे एंड सो ऑन करके जितना होगा सबका, तो टोटल कितने है तो उससे डिवाइड करो तो ओवरऑल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाती है जब उसको किसी फील्ड में नहीं प्लेस करते हैं तब। अब मान लिया हमने इसको क्या कर दिया, इस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। अब क्या होगा यही देखना, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाएगा। कैसा होगा, प्रॉपर क्या होगा, ओरिएंटेशन होगा, ओरिएंटेशन हो जाएगा। जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, देखिए प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया, जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सीलरेशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, और क्या होगा, इसका मतलब वेलोसिटी प्रोवाइड कराएगा। तो वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा तो एक्सीलरेशन अपने आप ही क्रिएट होगा। तो वेलोसिटी प्रोवाइड होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से चलेगा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगर इसी को हम लोग अब फॉर्मूले में चल के देखें तो क्या होगा, तो जब हम क्या करेंगे, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो देखेंगे कि इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, तो U1 प्लस A T1 T1। इसका मतलब ये हुआ कि जो U वेलोसिटी चल रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, जो V1 इक्वल U, A मतलब हो गया एक्सीलरेशन, T मतलब हो गया टाइम। फिर क्या है, दूसरा V2 लेंगे तो U2 प्लस A, ये हो गया हमारा T2। फिर V3 हो गया U3 प्लस A T3 एंड सो ऑन। लास्ट वाला लेते हैं U3 और प्लस A Tn। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे
कि पहला वाला इलेक्ट्रॉन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, ए वेलोसिटी से एक्सेलरेट कर रहा है t1 टाइम में इतनी वेलोसिटी, दूसरा वाला u2 वेलोसिटी चल रहा है, एक्सेलरेशन ए t2 टाइम में v2 पहुंच गया, ऐसे ही तीसरा यहाँ पैंट्स वन। अब क्या करेंगे, ओवरऑल जब हम लेते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे देखिए इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, और यहाँ पे ओवर, और ये कितने की इक्वल होता है, v1 v2 डैश डैश कर दे रहे vn अपान n कर दे रहे। इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी अटेन बाय अ इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी अटेन बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, दिया गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ लिख देते हैं, चलिए तो Vd इक्वल टू आपको दिखे यहाँ से V1, यहाँ जगह यहीं लिख देते हैं, तो V1 V2 V3 की वैल्यू हम रखेंगे तो U1 प्लस ए T1 प्लस U2 प्लस ए T2 प्लस U3 प्लस ए T3 एंड स्वान डैश कर दीजिए। ठीक है, और अपान क्या हो जाएगा हमारा n हो जाएगा। इसी को उठा के अगर यहाँ रखें तो U1 प्लस U2 प्लस डैश डैश करके n कर दे रहे हैं अलग। ठीक है, यहाँ n, फिर यहाँ क्या कर a कॉमन करके लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश अपान n। तो यहाँ पे Bd इक्वल टू ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हम लोग पहले से पता है कि यहाँ पे जब कुछ नहीं फील्ड अप्लाई था तब ये टोटल 0, तो ये 0 हो गया, बचा a और इसको बोलते हैं टाउ। अब यहाँ से Bd इक्वल टू मिल गया a टाउ। टाउ क्या है हमारा, रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है। ये क्या है, एक्सीलरेशन है। Bd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई कि अब इसको इरेज कर दे। क्वेश्चन जरा पहले देख ले, आपको दिखता है कि नहीं दिख रहा है, तो आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ना, तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं पहले क्वेश्चन इरेज कर दूँ आपको समझाने के लिए। तो ये मैंने क्वेश्चन को इरेज कर दिया, फिर लास्ट में क्या पूछा और देख लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा अभी देखते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या बोला है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या करेगा, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग का ये कंडक्टर है, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस नहीं करेंगे तो ओवरऑल जो वेलोसिटी होगी 0 हो जाएगी। ठीक है, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो T1 वेलोसिटी V1 होगी, तो T1 टाइम में वेलोसिटी क्या होगी, T2 टाइम में क्या वेलोसिटी, T3 टाइम में, तो U1 मतलब होगा AN, TN टाइम में कितना होगा, ओवरऑल जो लेंगे उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करें, उसकी वेलोसिटी और टाइम को अलग कर देंगे, और ये कॉमन ए होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें सभी इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होता है उससे मतलब नहीं बदलता, तो रिलैक्सेशन टाइम, एक्सेलरेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो बन क्या गया, Bd इक्वल टू ए टाउ। ठीक है, यहाँ माइनस का भी यूज हम लोग करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, पर लिख नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, इसलिए माइनस का यूज किया। इसके आगे देखिए क्या करना, इसके आगे हम लोग को करना क्या है यहाँ पे, तो F इक्वल टू फोर्स इक्वल क्या होगा, E, अभी मैंने लिखा था थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में, तो E इक्वल टू F इक्वल टू ई। अब यहाँ से क्या करना है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ई हो गया, और ये वाली वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, एक्सीलरेशन की यहाँ रख देंगे, तो m इंटू Bd अपॉन टाउ इक्वल टू ई हो जाएगा। तो Bd की जो वैल्यू मिलेगी वो ई टाउ अपॉन m मिल जाएगी। इस तरीके से इसका ये प्रूफ हो जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रूफ हमें इतने पर ही दिखा के छोड़ सकते हैं, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पूछा है तब। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। तो देखिएगा अब करना क्या, हम लोग इतना देख लीजिए पहले, इसमें हम लोग को करना क्या है, देखिएगा रीजन क्या दिया है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब क्या होगा, थोड़ा सा और है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देते, ऐसे आप समझिएगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर, देखिए टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या करेंगे,
और जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो डिफ्ट वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है इन्वर्सली। मतलब क्या होगा यहाँ पे, ऐसे समझिएगा, क्या होगा, टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्ट वेलोसिटी, या तो डिफ्ट वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। क्यों ऐसा, ये समझिएगा, यही एक्सप्लेन करना था उसमें, लास्ट लाइन में तो एक्सप्लेन करना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा डिफ्ट वेलोसिटी पे। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जब जो है इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा, तो जब जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम उसका कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज, यही याद रखना, ठीक है। क्यों, इसका रीजन है कि जो कोलिजन होगा, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो ये हो गया, ठीक है ना। आए समझ में, तो देखिएगा ये जो है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, तो आप लोग अगर अच्छी से तैयारी कर चाहते हैं, आपका जो है मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, तो इस सीरीज़ में सभी क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए CBSE बोर्ड के लगभग 10 ईयर के, मैं एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर से कराऊंगा। लगभग एक चैप्टर से 15-20 न्यूमेरिकल और थ्योरी भी जो आया हुआ उसको भी मैं भी डेरिवेशन भी करा दूंगा। तो आप लोग सिर्फ क्या करिए, अपना प्यार बनाए रखिए। तो थोड़ा सा जो है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी कर दिए दोस्तों में, जिससे जल्दी से जल्दी मेरा चैनल ग्रो कर जाए, ठीक है। तो चलिए, ग्रो करेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या हमारा जो है कॉन्सेप्ट है। लिखा है 2 आइडेंटिकल सेल ऑफ EMF 1.5 इज ज्वाइंड इन पैरेलल सप्लाई, ठीक है, एनर्जी टू एन एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 2 रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओम ईच। बोला है कि 2 ठो EMF है, देखियो सामने दिख रहा है, कौन सा, एक ये है 1.5 वोल्ट का, दूसरा 2 बैटरी लगी है, एक 1.5 का, दूसरा 1.5 का, और उससे एनर्जी किस में जा रही है, 7 ओम को 2 एक्सटर्नल जो है रेजिस्टेंस ऊपर लगे, वो भी पैरेलल लगे। तो पूछा क्या है, चलिए थे, वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर रीड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल 1 पॉइंट पर। ये क्या रीड क्या करता है, ये देखिए 1.5 वोल्ट रीड करता है। इससे ये पता चल जाता है, कैलकुलेट द इंटरनल, यही कि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो इंटरनल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं है, इसका मतलब कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसकी वजह से जो वोल्टेज 1.5 जा रहा हो, 1.5 न जाके कितने जान रहा है, 1.4 जा रहा है। मतलब 0.1 का लॉस हो रहा, तो लॉस तभी हो सकता है जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस काम कर रहा हो, मतलब ज़्यादा हो, मतलब एक तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए हमारा सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिएगा फिगर से, फार्मूला क्या होता है। देखिए अगर हम लोग जानते हैं E = EMF ऑफ सेल क्या होता है, जितना जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है प्लस I इंटू क्या होता है, R होता है, ठीक है। तो इसका मतलब डिफिनीशन है EMF = इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस I करंट, और R क्या है, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब अगर हमारा R जब 0 हो जाता है तो E और B दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। बात समझिएगा, क्वेश्चन है E = V प्लस I इंटू R। I देखिए E जब EMF का यूज करेंगे, अगर पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब EMF और पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल दोनों सेम होगा। एक तरह से ये बोल सकते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, क्लोज सर्किट ओपन है तो ऐसा देखा। तो इस कंडीशन में अगर रेजिस्टेंस इंटरनल 0 नहीं है तो हम इसी को कैसे लिखेंगे, तब हम लिखेंगे E = V प्लस I यहाँ R। तो अब R की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो E - V करेंगे, और क्या हो जाएगा, यहाँ अपान I हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो तो फार्मूला बनेगा E - V अपान I,
ठीक है। और I इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ से कि I इज इक्वल होता है V/R, ठीक है। I इक्वल क्या होता है V/R। I जो करंट जाएगा किस में जाएगा, तो एक्सटर्नल रजिस्टेंस में जाएगा। तो अब इसके हिसाब से E माइनस V, और यहाँ पे जब फार्मूला रखेंगे I का तो V और R चला जाएगा ऊपर। ये हमारा इंटरनल रजिस्टेंस का फार्मूला हो गया E माइनस V/R। क्या हो गया, E माइनस V/R। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं, देखिए 1.5 क्या है, 1.5 है, दोनों जोड़ेंगे तो 1.5 मिलके कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 3 माइनस यहाँ से वोल्टेज का जब वैल्यू जोड़ लेंगे तो यहाँ से जो वोल्टेज मिलेगा यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा वोल्टेज कितना मिल रहा है यहाँ से, क्वेश्चन में दिया है ना, देखिए आराम से। तो देखिएगा, तो हम लोग का जो यहाँ से जो वैल्यू मिल जाएगी किसकी, जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी ये वाली, तो देखिएगा बैटरी भी पैरेलल है, रेजिस्टेंस भी पैरेलल है। तो जो बैटरी पैरेलल होगी तो पैरेलल कंडीशन में हम लोग जानते हैं एक बैटरी हो या 2 या 3 4 हो, एक ही बैटरी के बराबर हमारा क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि EMF हो जाएगा 1.5 और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 1.4 हो जाएगा, अपान जो है वैल्यू कितना होगा 1.4 और यहाँ पे R, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग को करना क्या है कि R की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा फिगर से वैल्यू पता चल जाएगी नहीं। R देखिए पैरेलल में, तो यहाँ हम लोग R लिखे हैं, तो R पैरेलल में जब लेंगे तो 1/R इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/7। तो R की जो वैल्यू है 7/2 मतलब 3.5 ओम। ये किसकी वैल्यू होगी, तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.5 ओम की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे हमें जो रखना है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 1.4 मल्टीप्लाई R की वैल्यू 3.5, तो हम लोग 7 से काट देते हैं, पहले पॉइंट काट देते हैं, यहाँ 14 समझिए आ गया, ठीक है। तो इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 7.5 जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 0.5 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 ओम, इतना जो है रजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल रजिस्टेंस पर R। पर जो सर्किट में जो दोनों लगा है वो पैरेलल में है, तो 1/R इक्वल टू 1/, जैसे यहाँ पे अगर डैश कर दें इसको R लिखिए प्लस इसको हम लोग क्या करते हैं R1 कर देते हैं सेम, तो 1/, ये जुड़ के कितना हो गया, क्योंकि दोनों सेम है तो 2/, कितना हो जाएगा R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी उल्टा करेंगे तो ये R1/2 इज इक्वल टू R हो जाएगा। R की वैल्यू कितनी है 0.25 है, जब उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो R1 की वैल्यू 0. कितना होगा 5 ओम होगा। इसका मतलब है एक रजिस्टेंस का इंटरनल रजिस्टेंस कितना होगा 0.5 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.5 ओम हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिए इस तरीके से आप क्वेश्चन, तो देखिएगा क्या है। तो क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास फिगर है, यहाँ से हम लोग देखिए अगर इंटरनल जो ईएमएफ होता है वो क्या होगा, अगर हमारा जो है टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल जो है पोटेंशियल वो वर्क कर रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर है तो हम लोग क्या करेंगे ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो आई आर इक्वल टू क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस ई माइनस वी अपन आई हो जाएगा। आई इक्वल वी आर होता है, आई इक्वल वी अपन आर होता है, वैल्यू रखेंगे ये आएगा। अब यहाँ ई की वैल्यू 1.5 है और यहाँ डाउट होगा तो ये जान लीजिए जो हम लोग जो बैटरी होगी अगर उसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका जो ईएमएफ होगा वो एक ही बैटरी के बराबर और जो टर्मिनल वोल्टेज वो एक ही बैटरी के बराबर लेंगे, इसलिए इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है, और यहाँ आर आ गया। अब क्या करेंगे, हमको आर चाहिए कैपिटल आर, दोनों का रजिस्टेंस मिला के दोनों का रजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ेंगे 3.5 आएगा, फिर यहाँ ले जाके रखेंगे, इससे काट देंगे तो 0.5। इसका मतलब इंटरनल है 0.25
कितना आ गया, ओम आ गया। देख रहे हैं पैरेलल में कम है और सीरीज में ज़्यादा है, मतलब एक का ज़्यादा दो का कम हो गया ना। तो पैरेलल हमको अलग अलग निकालना है दोनों का, तो 0.25 में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 0.5 ये हो गया इतना, पहले का 0.5 दूसरे का भी इतना हो गया, ठीक है। ऐसे में तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक। तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा ये मैं क्वेश्चन जो कराने चल रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गैल्वानोमीटर से, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। गैल्वानोमीटर क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का क्या बनाना है हम लोग को, लेबल डायग्राम बनाना, मतलब ये फिगर। एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड फंक्शन ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल, ठीक है। क्या बताना है, ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग को एक्सप्लेन करना है, फंक्शन ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल, कॉइल के अंदर जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका क्या यूज। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आइए हम लोग लेबल डायग्राम देखते हैं। तो लेबल डायग्राम में आप देखिएगा, आपको मैं आज रियल भी दिखाऊंगा गैल्वानोमीटर, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को बस अच्छे से देखते बने रहिए। तो हमको आज रियल का गैल्वानोमीटर जो खोल के आपको दिखाऊंगा। तो देखिए गैल्वानोमीटर होता कैसे है, अभी हम लोग रियल में भी देखेंगे, समझ जाएंगे। गैल्वानोमीटर में ये समझ जाइए कि यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल होता है, और यहाँ पे ये जो दिख रही लाइन लाइन है ये कोर होता है, किसका, सॉफ्ट आयरन कोर होता है। और उसके बीच में हमारा देखिए एक मैग्नेट रखा है यहाँ पे, और उसी मैग्नेट से लगा हुआ एक स्प्रिंग। देखिए ये स्प्रिंग है, ऐसे इस डायरेक्शन में, एसपी मतलब स्प्रिंग है, इसका मतलब है पिवोटेड, मतलब है स्प्रिंग। मैग्नेट जब घूमेगा उसके साथ साथ स्प्रिंग भी घूमने लगती है, ठीक है। तो पिवोटेड टाइप का है, इसका मतलब। और यहाँ पे क्या होगा, और इससे ये जो अटैच है यहाँ पे, इसका एंड जो होगा वो अटैच है, दूसरा एंड अटैच है पॉइंटर से। जब ये स्प्रिंग क्या होगी, ऐसे टाइट होगी ऐसे करके, तो ये पॉइंटर अपने ही आप क्या करेगा, इधर फ्लैक्चुएट करेगा, ठीक है। और जैसे क्या होगा, ये रिलैक्स हो जाएगा और ये अपने इनिशियल कंडीशन में आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले क्या है देखिएगा, यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल है, यहाँ सॉफ्ट आयरन पिवोटेड है, यहाँ परमानेंट मैग्नेट है, और ये पॉइंटर है। जब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर इक्वल अपोजिट फोर्स की वजह से टार्क प्रोड्यूस जाता है। क्या होता है, टार्क प्रोड्यूस होता है। उसी टार्क की वजह से वो क्या करता है, रोटेट करता है। जब रोटेट करेगा तो ये घूमेगा, तो उसके साथ साथ ये देख रहे स्प्रिंग भी रोटेट कर जाएगी, ट्विस्ट कर जाएगी एक तरह से। रोटेशन होने का मतलब क्या होगा, ट्विस्ट कर जाएगा। जब ट्विस्ट हो जाएगा तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग, क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टार्क होगा वो टार्क कितने के इक्वल होता है, टार्क इक्वल होता है NIAB साइन, यहाँ मान लिया जो है एंगल हमारा क्या है, थीटा या फाई, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, ये जो है 90 डिग्री पे होता है, तो इसलिए NIAB ये इतना हमारा वैल्यू होता है रिस्टोरिंग टार्क। मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स है या टार्क बोल सकते हैं। ये जो टार्क है डिफ्लेक्टिंग टार्क भी बोल सकते हैं। डिफ्लेक्टिंग टार्क इसलिए बोल सकते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, रोटेट करता है। तो ये वर्किंग में सबसे पहले क्या है, ये हमारा मैग्नेट है, इसका मतलब स्ट्रांग मैग्नेट, उसके बीच में क्या कर दिया हमने, एक जो है कॉइल को प्लेस कर दिया और यहाँ पे मैग्नेट रखा है। ये हमारा ये कॉइल, इसकी वजह से क्या होगा, रोटेशन होगा। जैसे रोटेट करेगा ये, उसके साथ साथ ये देख रहे हैं कॉइल है, ये वाली कॉइल रखी है मैग्नेट यहाँ। तो ये क्या करेगा, कॉइल जैसे जैसे घूमेगा, कॉइल सिलेंड्रिकल टाइप की होती है, कॉइल घूमेगा, उसके साथ हमारा क्या टच है, यहाँ पे स्प्रिंग टच है। तो जब ये ऐसे घूमेगा तो स्प्रिंग क्या होगी हमारी, टाइट होगी, मतलब ट्विस्ट होगी। जब ये ट्विस्ट होगा तो पॉइंटर धीरे धीरे यहाँ पहुँच जाएगा। जैसे करंट ऑफ कर देंगे
तो क्या हो जाएगा, फिर से वो रिलैक्स कंडीशन में पॉइंटर फिर से 0 पे आ जाएगा, इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है कॉइल का लेवल डायग्राम है और वर्किंग इस तरीके से। और कैसे होता है, ट्विस्ट होगा तो हम लोग जानते हैं इक्वल अपोजिट वजह स्टार्क लगता है, जिसकी वैल्यू NIAB साइन थीटा लिया जाता है। पर साइन थीटा क्या, ये जो थीटा होता है परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए टाउ क्यू NIAB हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ते हैं तो स्प्रिंग रिलैक्स हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग कांस्टेंट। इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग कांस्टेंट। कितना है ये, T है और थीटा। अब यहाँ से फाई एंगल अगर ले लें, ठीक है, फाई एंगल क्या है, जैसे जैसे ये फाई एंगल होगा जो इसमें डिफ्लेक्शन होता है वो एंगल, जैसे यहाँ पहले इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना, ये एंगल चेंज होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया रिस्टोरिंग टार्क। तो इसका मतलब है कितना रिस्टोरिंग टार्क होगा उसी हिसाब से एंगल में चेंजिंग होगी, वो इक्वल होगा। तो अगर हम लोग ये, अच्छा इसका फिगर देखिए तब, तो अभी हम लोग इसका एक्चुअल में देखेंगे। देखिएगा क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए दूसरे टाइप का है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक कॉइल है सिलेंड्रिकल, यहाँ देखिए मैग्नेट है, इस कॉइल के चारों तरफ देखिए स्प्रिंग लगी, यहाँ स्प्रिंग है, यहाँ कॉइल। तो यहाँ क्या होगा, जब ये रोटेट करेगा तो ये स्प्रिंग अटैच देखिए यहाँ से ले आकर इसमें, और दूसरा स्प्रिंग दूसरा जो कॉइल का पार्ट हो कहाँ से, यहाँ से अटैच है। सेम इसमें भी यही होता है, जिसको बोलते फास्फर ब्रांच स्ट्रिप बोलते हैं। ठीक है, ये फास्फर ब्रांच स्ट्रिप ये वाली है, तो ये भी रोटेशन सेम होता है जैसे उसमें होता है। तो अब इसको हम इरेज करते हैं। फिगर देखिए आपका क्लियर हो गया ना एकदम। तो अब क्या करेंगे देखिएगा, तो हम लोग जो है देखिए, तो इसको इरेज करते हैं। तो वर्किंग पे आते हैं, कैसे ये फार्मूला देता है या कैसे फार्मूला हम लोग को लगाना होता है। चलिए इसको छोड़ देते हैं इधर वाले को। चलिए देखिए, देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए सबसे पहले तो इसमें एक चीज आ गया, क्या, डिफ्लेक्टिंग टार्क इक्वल टू क्या होगा, रिस्टोरिंग, क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग क्या होगा, टार्क। ठीक है, इसका मतलब है डिफ्लेक्टिंग टार्क इक्वल टू रिस्टोरिंग टार्क। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क का जो वैल्यू होता है हमारा NIAB, ठीक है, इक्वल टू जो होगा K इंटू क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन एंगल है, यहाँ पे NIB। अब यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, मान लीजिए, ठीक है, किसकी वैल्यू निकाले अगर, तो I की अगर वैल्यू निकाल लें तो क्या होगा, K/NAB और यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, I इक्वल टू KNAB और ये 5 होगा। ठीक है ना, ये हमारा करंट की वैल्यू। देखिए करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K इतनी को हम लोग जो है I इज इक्वल टू G5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, G5। ये क्या है हमारा, गैल्वानोमीटर कांस्टेंट। G इक्वल टू कितना हो जाएगा, K/NAB। ये क्या है, G क्या है, गैल्वानोमीटर कांस्टेंट है। गैल्वानोमीटर क्या है, ये कांस्टेंट है। तो G की वैल्यू क्या है, गैल्वानोमीटर कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू K/NAB होती है। कितनी होती है, G इक्वल टू KNB। अब देखिए यहाँ पे मेन फार्मूला तो इतना ही प्रूफ हो जाता है, इतना G की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब है I इज इक्वल टू हमारा वैल्यू इतना हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें जो हम लोग को और आगे लेना होता है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है। देखिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। तो यहाँ लेंगे करंट सेंसिटिविटी, क्या होगा, अरे यार CU, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी का देखिए डिफिनीशन क्या है कि phi/I
इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखिए, फाई अपन आई, यहाँ देखिए हो जाएगा फाई, यहाँ हो जाएगा तो हमारा होगा NAB अपान कितना हो जाएगा K, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा फाई, इसी को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, फाई अपन आई क्या बोलते हैं, फाई अपन आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो NAB हो गया, करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए आपको समझ में आया, ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। तो मैं आगे जो है आपको समझ आ गया, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं। किसका, गैल्वानोमीटर की करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू होगी फाई अपन आई NAB। ऐसे ही क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी का निकालनी है, क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है तो फाई अपन क्या लिखते हैं हम लोग, V लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फाई अपान V लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं V इक्वल आई इंटू क्या होता है, R होता है। तो आगे हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे फाई अपान आई R, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ पे हमारा वैल्यू यहाँ पे है तो ये हो जाएगा NAB अपान KR, यही हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, तो सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसका मतलब R से और डिवाइड करना होगा, रेट किससे और डिवाइड करना है, तो रेजिस्टेंस से और डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आया कैसे काम करता है गैल्वानोमीटर। तो चलिए जो है इतना आपको समझ में आ गया। सबसे पहले इसका प्रूफ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो जो रिस्टोरिंग टार्क होता है, जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है और रिस्टोरिंग टार्क के इक्वल होता है, I इक्वल के NAB फाई होता है, फाई को हम G से कन्वर्ट कर देंगे, G गैल्वानोमीटर कांस्टेंट होता है यहाँ पे। और उसके बाद जो है फिर करंट सेंसिटिविटी और क्या है, उसके बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी, इस तरीके से निकाल लेते हैं। बाद में हम लोग क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर को किस में चेंज करते हैं, तो गैल्वानोमीटर अमीटर में, और गैल्वानोमीटर को फिर किस में चेंज कर लेते हैं, वोल्ट मीटर में। तो चलिए हम एक बार यहीं थोड़ा सा आपको यहीं बता दे रहे हैं कि गैल्वानोमीटर को कैसे चेंज करेंगे अमीटर में। तो देखिएगा गैल्वानोमीटर को अगर हम किस में चेंज करना है, अमीटर में अगर चेंज करना है, किस में चेंज करना है, अमीटर में। गैल्वानोमीटर को अगर अमीटर में चेंज करेंगे तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए गैल्वानोमीटर का यहाँ रजिस्टेंस है, ठीक है, ये गैल्वानोमीटर, और बाद में हम लोग एक रजिस्टेंस यहाँ इसके पैरेलल में ऐसे लगा देंगे, और बाद में यहाँ पे इसको हम लोग पूरा मिला के एक साथ लिखेंगे, यहाँ पे इधर और इधर। फिर तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा और एक रेजिस्टेंस यहाँ होगा। तो हम लोग सबसे पहले याद रखना है कि गैल्वानोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग अमीटर में बदल देंगे, तो एक रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस लगाएंगे कहाँ पे, तो गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस के पैरेलल एक रेजिस्टेंस हम लोग लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रेजिस्टेंस कम वाला है, ठीक है, इसको हमें जिस हिसाब से बदलना है तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग गैल्वानोमीटर के यहाँ वैल्यू लिखेंगे। तो ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग को यहाँ G, ये हमारी वैल्यू होगी, दोनों पैरेलल है, तो अगर पैरेलल हम रेजिस्टेंस टोटल निकालें तो कितना हुआ, 1/G + 1/S हो जाएगा। तो अगर ये क्या है हमारा टोटल रेजिस्टेंस है या ये टोटल R इक्वल कितना होगा, तो G + S अपान कितना होगा, GS होगा, तो R इक्वल कितना होगा, GS अपान G +, इतना हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस इसका होगा, क्योंकि ये पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखना है, कन्वर्ट करना है अगर गैल्वानोमीटर किस में, अमीटर में, तो लो रेजिस्टेंस लगाएंगे गैल्वानोमीटर के पैरेलल में। अगर यही वोल्टमीटर में चेंज करना है, वोल्टमीटर में अगर चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस क्या करेंगे, यहाँ गैल्वानोमीटर यहाँ रेजिस्टेंस, पर ये रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा, यहाँ लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस, और यहाँ लगाएंगे क्या, हाई रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस लगाएंगे, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे तो वोल्टमीटर में चेंज हो जाएगा गैल्वानोमीटर, और लो रेजिस्टेंस क्या करेंगे, पैरेलल में लगाएंगे तो अमीटर में चेंज जाएगा। इसके लिए फार्मूला क्या होगा, अगर R इक्वल लिखे
तो G प्लस यस हो जाएगा डायरेक्टली। अगर यहाँ करंट की बात करें B इक्वल I इंटू आर हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से। तो B की वैल्यू कितनी होगी I, और R की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, तो R की जगह हम रख दें यहाँ पे कितना GS अपान G प्लस यस। तो ये हो गया I इक्वल टू हमारा कितना करंट मिलेगा, तो ये उधर चला गया B, और यहाँ G प्लस यस अपान कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में आ गया ना, तो GS हो गया। ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया, ये करंट के लिए हो गया, ठीक है। और इसमें अगर लेना है तो इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें I इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो VR हो जाएगा। तो I अगर हम यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू रख दिए ना, तो V इक्वल कितना हो जाएगा, IR हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना, करंट निकालना, I इक्वल V अपान R हो जाएगा। तो V की वैल्यू मान लें B रखें, R की वैल्यू हम लोग लिखेंगे G प्लस यस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस ये चेंज होने के लिए, तो बस आपको अगर आएगा तो आपको याद रखना है, गैल्वानोमीटर को अगर अमीटर में चेंज करना है तो लो रजिस्टेंस क्या करना है, गैल्वानोमीटर रजिस्टेंस के क्या करेंगे, पैरेलल ऐड करेंगे। अगर वोल्ट मीटर में हमें क्या चेंज करना है, तो हाई रजिस्टेंस गैल्वानोमीटर रजिस्टेंस के सीरीज में ऐड कर देंगे। चलिए हम लोग इसके आगे क्या करते हैं कि सेंसिटिव, आइए हम लोग इसका एक्चुअल में देखते हैं गैल्वानोमीटर कैसा होता है, ठीक है ना, और उसको हम लोग जो है समझते हैं। तो चलिए देखिएगा, ये गैल्वानोमीटर देख रहे हैं ना, ये गैल्वानोमीटर है, सामने आपको देख रहे हैं, एकदम करेक्ट दिख रहा है, पीछे का हिस्सा दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग इसको खोलते हैं, देखिए यहाँ से ऐसे, यहाँ से खोल दिया इसको, देखिए यहाँ से ऐसे खोल दिया। अब देखते जाइए, ये गैल्वानोमीटर देख रहे हैं, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पॉजिटिव बना, ध्यान से देखिए, यहाँ पॉजिटिव का साइन है और यहाँ नेगेटिव इसलिए दिया है क्योंकि वायर हम लोग पॉजिटिव यहाँ जोड़ देंगे, नेगेटिव यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ देख रहे, ठीक है। पर ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट से देखिए ये हो गया यहाँ पे। अब ये कनेक्ट है, तो सबसे पहले इसको हमें थोड़ा खोलना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ से मैंने इसको यहाँ से पेज को खोलते हैं, ठीक है, आराम से देखते रहिए। अब इसका अंदर का पार्ट आज देखा जाएगा, ठीक है। जो पढ़ाया है वही सेम होता है, पर ये देख नहीं पाते इसलिए समझ कम आता, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग इसको एकदम समझ लेते अच्छे से। तो देखिएगा आप, ये 2 स्क्रू था जिसको मैंने खोल लिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ऊपर भी स्क्रू होती छोटी छोटी, देखिए ये छोटी स्क्रू यहाँ पर भी है, ये स्क्रू छोटी सी यहाँ पर भी है, देखिए ये छोटी सी स्क्रू है, इसको भी मैंने खोल लिया यहाँ पे। एक और कोई है यहाँ से नहीं, ठीक है ना। फिर इसको देखिए मैंने यहाँ से, ध्यान से देखिए, पहले ये देखिए गैल्वानोमीटर है ना। अब फिर देखिए इसको मैंने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है ना। देखिए इसको मिरर बोलते हैं, जो इसमें छपा था देखिए सबसे पहले तो ये मिरर होता है, देख रहे हैं मिरर लगा था ना, तो यही वो मिरर होता है, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए, पहले ये हमारा गैल्वानोमीटर का देखिए ये फिगर हो गया एक तरह से, जैसे गैल्वानोमीटर, ये ऊपर का पार्ट है। देखिए ध्यान से देखते जाइए। अब यहाँ से देखिए ये क्या है, 0 पे, मान लीजिए यहाँ पे 0 पे, ठीक है। अब अंदर का पार्ट हम लोग का गैल्वानोमीटर का कैसे वर्क करता है तो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा अंदर का पार्ट है इसकी, ठीक है ना, ये अंदर का पार्ट देखिएगा ध्यान से। तो अंदर का पार्ट आप ध्यान से देखेंगे, और बड़ा करके आपको मैं दिखाता हूँ, देखते जाइए आप। देखिए अंदर का पार्ट आपको ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले तो देखिएगा, ये ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें देखिए कॉइल, छोटी सी कॉइल देखिए यहाँ दिख रही होगी, ये कॉइल है, ठीक है। यहाँ से देखिए यही कॉइल है, देखिए ये कॉइल है, और पास आपके पास में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा ये देखिए अंदर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए ये है कॉइल छोटी सी, देखिए ये मैग्नेट है, ये अपने आप ही देख रहे हैं, ये देखिए ये मैग्नेट है। सबसे पहले देखिए ये मैग्नेट है, क्योंकि ये जो है ये मैग्नेट बनाया गया, देखिए ये इस चिपक जा रहा है, देखिए ये मैग्नेट देख रहे, छोड़ नहीं रहे, ये मैग्नेट देखिए, देख रहे ये मैग्नेट ऐसा बनाया गया, शेप बनाया गया, ये सब पूरा मैग्नेट, ये भी मैग्नेट देखिए, ये आप देखिए ध्यान से, ये मैग्नेट है, देखिए ये चिपक जा रहा है, यहाँ मैग्नेट देखिए, यहाँ मैग्नेट देखिए चिपक जा रहा है, ये देखिए मैग्नेट, ठीक है।
तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं गैल्वानोमीटर में यही समझना। देखिए गैल्वानोमीटर क्या समझना है, गैल्वानोमीटर देखिए एक वायर यहाँ ऐड है, यहाँ इसका मतलब ये करंट हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या है, एक करंट यहाँ दे रहे हैं और दूसरा कनेक्शन देखिए यहाँ पे होता है। देखिए ये आप ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा, अब देखते जाइएगा। देखिए ये ध्यान से ऊपर वाला हिस्सा देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ से 1 2 3 4 जगह से जुड़ा हो। देखिए यहाँ से देखिए 4 जगह से जुड़ा है। पहला तो एक यहाँ पॉइंटर है, ये नीडल पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ जो कनेक्शन है ये तो सपोर्ट के लिए हो गया, ठीक है। यहाँ किसके सपोर्ट के लिए हो गया, तो एक सपोर्ट हमने दे दिया जो है ये अपनी पोजीशन फिक्स रहे। और यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ये जो है, यहाँ से देखिए यहाँ पे आपको छोटा सा देखिए ये दिख रहा है, यही पॉइंटर दिख रही है, पॉइंटर ये पॉइंटर का हिस्सा नीचे देखिए, ये पॉइंटर का हिस्सा देखिए, ये पॉइंटर का हिस्सा दिख रहा है, ये वाला है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि यहाँ से ये, इसमें देखिए बहुत छोटी स्प्रिंग है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा आपको स्प्रिंग दिखाता हूँ, इसमें की स्प्रिंग देखने की कोशिश करिए। तो ये देखिए छोटी सी स्प्रिंग है, कहाँ गया, तो ध्यान से देखेंगे एकदम दिख जाएगा। देखिएगा, रुकिए, ये देखिए आपको ध्यान से देखिए, ये देखिए स्प्रिंग है, देखिए ये हिस्सा देखिए, इसके जस्ट पीछे देखिए, और इसी स्प्रिंग में देखिए लगा है। ये देखिए जब ये रोटेट करेगा ऐसे, देखिए ये रोटेट करेगा, देख रहे पॉइंटर, तो जब रोटेट करेगा तो पॉइंटर ऐसे चला जाएगा। तो ये ध्यान से देखिए, ये मेटल स्ट्रिप देखिए, स्प्रिंग यही है, देखिए ये इसी से जुड़ा हुआ स्प्रिंग है। देखिए ये स्प्रिंग बहुत छोटी सी स्प्रिंग है, देखिए इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये स्प्रिंग दिख रही है, ये स्प्रिंग है, देखिए ये स्प्रिंग है, देख रहे हैं ये स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग है। तो इसमें जब यहाँ से पहले करंट कनेक्शन किया, यहाँ से हमारा ये आ गया आपका, देखिए कौन सा हिस्सा है, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ ऐड हो गया। देखिए पहले पॉजिटिव यहाँ जुड़ गया, और निगेटिव वाला देखिए कहाँ जुड़ा है, तो इस तरफ जुड़ा है, निगेटिव वाला यहाँ जुड़ा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरफ जुड़ा है ऊपर की तरफ, और पॉजिटिव वाला यहाँ। अब इससे क्या होगा कि ये जो कनेक्शन क्वाइल के लिए है, क्योंकि इसी क्वाइल से हमारा जो निगेटिव वाला है, देखिए ये जो निगेटिव है यहाँ पे, ये क्वाइल का दूसरा एंड, क्वाइल का जो यहाँ से जो क्वाइल, अब क्वाइल के बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग, कहाँ क्वाइल है देखिएगा। तो आप देखिए ये क्वाइल है, क्वाइल में 2 एंड होगा, जो देखिए स्प्रिंग यहाँ पर भी है, देखिए नीचे भी स्प्रिंग, उस तरफ स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग यहाँ भी, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप स्प्रिंग दिखाता हूँ आपको, आप ध्यान से देख रहे हैं, तो ये स्प्रिंग बहुत छोटी स्प्रिंग देखिए, और ये मैग्नेट देखिए अट्रैक्ट कर रहा है, बार बार अट्रैक्ट कर रहा है, देखिए देख रहे हैं मैग्नेट ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं, ये देखिए स्प्रिंग लगी, देख रहे हैं ध्यान से, ये स्प्रिंग लगी, और स्प्रिंग का एक सिरा देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे स्प्रिंग लगी, ये देखिए पूरी स्प्रिंग, ये स्प्रिंग, ठीक है। इसी स्प्रिंग, जब ये क्वाइल देखिए, ये क्या है, ये आयरन कोर, ये आयरन जो बीच में सिलेंडर दिख रहा है, ये आयरन कोर है, और उस आयरन कोर पे जो है, उसी आयरन कोर पे देखिए कितना छोटी सी क्वाइल देख रहे, खाली एक स्ट्रिप की क्वाइल, बस देखिए एक स्ट्रिप क्वाइल, देखिए ये अट्रैक्ट कर लिया, इसे चिपक गया, देखिए ये बस इतनी ही क्वाइल है, देख रहे हैं। और ये मैग्नेट बहुत स्ट्रांग, देख रहे हैं हर जगह से अट्रैक्ट कर रहा है, देखिए हर जगह से अट्रैक्ट कर, तो ये मैग्नेट इतना स्ट्रांग मैग्नेट के बीच में एक छोटा सा क्वाइल है, जिसकी वजह से टार्क लगता है, और ये क्या करने लगता है, रोटेट करेगा। जैसे ही क्या करेगा, देखिए यहाँ ऊपर से यहाँ रोटेशन भी होगा। जब हम इसको क्वाइल को देखिए ऐसे, ये तो नहीं पता चला क्योंकि यहाँ हल्का सा बील टाइप का होगा नीचे ना, यहाँ पे देखिए यहाँ बील होगा, जब ये ऐसे रोटेट करेगा, यहाँ पे बील, यहाँ पे ऐसे, तो देखिए ऐसे जाएगा ना, देखिए तो यहाँ क्या होगा, ऐसे जाएगा देखिए, और इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा जी, दोनों तरफ जाना चाहिए ना। क्यों ऐसा दोनों तरफ जाता है, क्योंकि इसमें जो है मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट के हिसाब से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या हो जाता है, उसके हिसाब से चेंज हो जाता है, तो उस तरफ नीडल हमारी रोटेट कर जाती है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ये हमारा हो गया मैग्नेट है, देखिए इसके अंदर यहाँ पे ये पूरा मैग्नेट है, ये देखिएगा, अब यहाँ रखते हैं, चलिए ये यहाँ आ गया, देखिए ध्यान से, ये देखिए मैग्नेट है,
यहाँ पूरा ये देखिए स्ट्रिप यहाँ पे दिखने के लिए, यहाँ पे ये मैग्नेट है, यहाँ पे इस मैग्नेट के, ये मैग्नेट है पूरा, इस मैग्नेट के बीच में यहाँ पे एक क्या आयरन कोर होता है, ये आयरन कोर, उस पे एक जो है हमारा कॉइल जो है जिसको बोलते हैं कॉइल रैप किया हो गया। ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या होता है, स्प्रिंग होता है, यहाँ भी स्प्रिंग उस तरफ। जब इसमें करंट फ्लो करता है, देखिए इसमें एक करंट यहाँ निगेटिव वाला हो गया, दूसरा पॉजिटिव, तो इसका कनेक्शन इसी जो ये हमारा कॉइल है उसी का एक सिरा यहाँ पे ऐड होगा यहाँ पे, और दूसरा सिरा जो है दूसरी तरफ जो कॉइल का सेकंड एंड है उस तरफ ऐड होगा। जब इसमें करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में ये रोटेट करेगा, तो यहाँ से फिक्स अंदर से घूम सकता है, ये ऐसे करके देखिए, ऐसे ऐसे, क्योंकि इसलिए नहीं घूम रहा क्योंकि आगे वाला हिस्सा टच है ना ज़मीन से, तो ये जो है यहाँ देखिए, ये इस देखिए, तो जब ये क्या करेगा, जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, इक्वल अपोजिट फोर्स लगने की वजह से देखिए रोटेट करने लगता है, यहाँ भी रोटेशन नहीं होता, देख रहे हैं क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ये वाला हिस्सा, ये वाला खाली घूमेगा, देखिए ये फ्री है पूरी तरीके से, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। जब इसमें क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जब करंट फ्लो करेंगे तो ये क्या करेगा, टार्क प्रोड्यूस करेगा, टार्क प्रोड्यूस करेगा तो ये क्या करेगा, या तो इस डायरेक्शन में जाएगा और या तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसमें आपको देखिए समझ आ गया कि जो है इसका जो एक एंड है, देखिए इसका एंड देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं बहुत पतली, देखिए ये है, देखिए यहाँ कनेक्शन, उसमें एक जो है एक्सल टाइप का निकला है एक तरह से, ये देखेंगे ध्यान से, एक्सल टाइप का निकला है, उस एक्सल के बीच में ही क्या है, देखिए इस एक्सल के बीच में स्प्रिंग है। जब ये स्प्रिंग क्या होगा, ऐसे जाएगा तो यहाँ से बहुत हल्की से अगर देखेंगे तो आप इधर जाएगा तो ये क्या होगा, ट्विस्ट हो जाएगा, और फिर जब करंट कट ऑफ होगी फिर अपने कंडीशन में आ जाएगा, रिस्टोरिंग टार्क की वजह से और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, ठीक है। तो फिर क्या होगा, और फिर जब करंट फ्लो करेगा तो ये या तो इधर जाएगा या तो फिर जीरो में सीधे, और बीच में इसका इधर जाएगा तब भी होगा, इधर जाएगा तब भी, दोनों कंडीशन में दोनों तरफ से क्या हो रहा है, इसमें टार्सन लगेगा। इसका मतलब रिस्टोरिंग टार्क जो है वो क्या होगा, उसकी वजह से ट्विस्टेड जो होगा फिर रिलैक्स हो जाएगा, अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो यही इसमें गैल्वानोमीटर में देखने को मिल जाता है आपको। तो यही चीज़ गैल्वानोमीटर में समझ नहीं आती क्योंकि देखने को रियल में नहीं मिलता, इसलिए तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि कैसे होती है कॉइल। देखिए मैग्नेट इसका बहुत पावरफुल है, ठीक है। क्यों पावरफुल है, क्योंकि देखिए यहीं से अटैक कर ले, देखा हर जगह, ये देख रहे हैं ये कैसा बना है, मैग्नेट इसके अंदर रखा नहीं है, ये मेटल का ही दिख रहा है, पर इस मेटल को ही कैसा बना दिया गया है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसी के अंदर प्रोड्यूस करके इसी को मैग्नेट बना दिया। देख रहे हैं हर जगह, यहाँ देखिए हर जगह इतना तगड़ा अट्रैक्शन हो रहा है कि चिपक जा रहा है, तुम यहाँ देखिए, देख रहे हैं। तो इसका मतलब पर ये क्या है, एक दूसरे से टच नहीं होगा। देखिए इसके बीच में गैपिंग है, क्यों गैपिंग है, क्योंकि ये फ्री होके रोटेट करे, इसलिए इसके बीच में गैपिंग रखी है, ये फ्री होके रोटेशन करे, और रोटेशन करेगा तो जो स्प्रिंग इससे टच में है वो क्या करेगा, ट्विस्ट करेगा, और नीडल हमारा क्या करेगा, लेफ्ट या राइट मूव करेगा। फिर करंट कट ऑफ कर देंगे तो फिर से क्या होगा, वो अपनी कंडीशन में आ जाएगा, मतलब फिर से वो क्या करेगा, रिलैक्स कंडीशन में आएगा। देखिए यहाँ पर स्प्रिंग है, देखिए ये छोटी स्प्रिंग आपकी, ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए आपको स्प्रिंग में दिखाई दे रहा हूँ, ये निकाल के देखिए, ये स्प्रिंग है, बहुत पतली सी है, आपको देखिए देखिएगा, ये स्प्रिंग है, देखिए आप एक मिनट ध्यान से देखिए, ये स्प्रिंग है, देखिए बहुत पतली सी धागे टाइप की है, स्ट्रिप टाइप की है, मतलब ये वायर भी नहीं है, ये देखिए बहुत हल्का सा जो इसको ऐसे ट्विस्ट कर दिया गया। ये देखिए यहाँ पे इसको हम इसके ऊपर रखेंगे तो आपको देखिए ये स्प्रिंग टाइप का है, देखिए ये दिख रहा है, ये बहुत धागे टाइप का है, ये धागे टाइप का है देखिए, और इसको क्या है ऐसे रैप किया गया, ऐसे रैप कर दिया गया है, ऐसे करके, ऐसे रैप करके, ऐसे रैप करके इसमें इस तरीके से, इसमें ये ऐसे अंदर से इसको पहना के फिर बाद में क्या करते हैं, ऊपर से इसको टाइट किया गया, ठीक है। तो अंदर से इसको ऐसे ऐसे पहनाया गया है, तो इसके अंदर यही है, देखिए स्ट्रिप यही है, और इसका देखिए कनेक्शन, देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर आप कनेक्शन देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से, ये देखिए, ये देख रहे हैं,
ये स्प्रिंग का देखिए एक इन देखिए कहाँ से, यहाँ से अर्थ है, ये देखिए इसका जब कॉइल का कनेक्शन करेंगे तो ये कॉइल यहाँ के क्या हो जाएगी, यहाँ आके ऐड होगी। स्प्रिंग का एक सिरा इधर कर दिए और दूसरा इसका दूसरा स्प्रिंग क्या है देखिए इस तरफ है, यहाँ इसके अंदर है। दूसरा स्प्रिंग क्या है यहाँ, मतलब दो स्प्रिंग, एक इस तरफ उस तरफ, यहाँ देखिए एक यहाँ है, इधर भी स्प्रिंग लगी है, इसके अंदर है, ठीक है। तो दोनों होगा तो क्या होगा, जब टार्क प्रोड्यूस होगा और ये क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है, तो स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाता है और ये गैल्वानोमीटर अपने इस देखिए ये अपने पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। स्प्रिंग निकाल दिया अब, इसलिए अपनी पोजीशन में नहीं जाएगा ये, नहीं तो स्प्रिंग रहता तो ये अपनी पोजीशन में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये गैल्वानोमीटर को आपको समझ आ गया होगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो गैल्वानोमीटर का हम लोग देखें क्या स्टडी कैसे करने। सबसे पहले आप देखिए तो 0 से लेकर 0 से 30 लेफ्ट और राइट, क्योंकि ये माइन्यूट करंट बताता। देखिए इसका ये स्प्रिंग यहाँ पे आपको रख के दिखा, तो ये इसकी स्प्रिंग है, देख रहे हैं, ये इसकी स्प्रिंग है, ये इसकी स्प्रिंग देखिए, ये ध्यान से ये है, ये इसकी स्प्रिंग देख रहे हैं, ये इसकी स्प्रिंग है, यही स्प्रिंग है इसकी, एकदम अच्छे से देख ले, देख रहे हैं, ये कॉपर की है, ठीक है। ये कॉपर, ये हमारी जो है ब्रास की है, ठीक है। फास्फोरस ब्रॉन्ज है ये, ठीक है। तो ये जो है इस यही स्प्रिंग है, देख लीजिए ये स्प्रिंग है, इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ लगी है। और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसमें दोनों करंट लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है, इसमें अपने आप ही रोटेशन होने लगता है। एक बार लेफ़्ट राइट घूम सकता है, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, इसलिए क्या होगा, इसमें इधर भी जाता है, इधर अगर पॉजिटिव है तो इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, निगेटिव इधर चला जाएगा, इसलिए दोनों तरफ का करंट बताता है। उसका रीजन है क्योंकि ये मैग्नेट जो है इसके अंदर जो हमारा जो कॉइल है, यहाँ पे जो इसके अंदर कॉइल है वो फ्री टू रोटेट है, फ्री है रोटेट करने के लिए। करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपने आप ही क्या होगा, वो तो चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रोटेशन एक बार लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा। तो आप देख लिए इसमें इस तरीके से जुड़ा हुआ है और ये बहुत टाइटली यहाँ पे देख रहे हैं, ये बहुत टाइटली बांधा गया, तो इसलिए इसको खोला नहीं जा सकता, ठीक है। ये बहुत देखिए ये देख रहे हैं कितना स्ट्रांग इसको सील किया गया है, एक तरह से सील, देखिए पकड़ ले रहा है, देखिए देखिए कितना स्ट्रांग है, मैग देख रहे हैं, देखिए देख रहे हैं मैग्नेट कितना स्ट्रांग, देख रहे हैं पूरा चिपक गया है, जो कि आयरन 100, देखिए ये स्ट्रांग मैग्नेट देख रहे हैं, देखिए। तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रांग मैग्नेट होता है, इसी मैग्नेट के बीच में देख रहे हैं ये पूरा चिपक के आ जा रहा है ना। तो ये स्ट्रांग मैग्नेट के बीच में एक कॉइल होती है, जिसकी वजह से क्या टार्क लगता है, रोटेट करता है, और वही रोटेशन किसके रिस्टोरिंग टार्क के इक्वल होता है। रिस्टोरिंग टार्क किसके अंदर होता है, तो स्प्रिंग के अंदर होता है, जो उसको बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हम लोग जानते हैं इसमें जितना जो है, इसके अंदर जितना जो है, देखिएगा इसके अंदर जितना हमारा वो जाएगा, देखिएगा इसके अंदर जितना हमारा क्या होगा, एंगल चेंज होगा, इसका मतलब करंट की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ेगी। जितना एंगल बदलेगा करंट बदलेगा, जितना एंगल मतलब एंगल ज़्यादा होगा करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, एंगल कम हो जाएगा करंट की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब K × X हो गया, यही चीज़, ठीक है। तो एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसका मतलब एंगल बढ़ता है करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसीलिए φ/I जो करंट सेंसिटिविटी होती है, क्या होती है, करंट से जिसका होता है NAB/K, ठीक है, उसी फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप लोग अच्छे से समझ गए। अब गैल्वानोमीटर आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, आप आसानी से गैल्वानोमीटर लिख सकते, समझ सकते, बता सकते। ओके।